पांडे इजी स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं वर्ल्ड वॉर टू के बारे में सब कुछ समझने वाले हैं। तो वर्ल्ड वॉर टू को बिना समय बेकार करते हुए बढ़िया समझते हैं पहले कि कैसे क्या क्या हुआ था। तो वर्ल्ड वॉर टू को ग्लोबल वॉर भी कहते हैं, टोटल वॉर भी कहते हैं, वो मैं आप समझाऊंगा कैसे कैसे। वर्ल्ड वॉर टू ह्यूमन हिस्ट्री में दुनिया का सबसे बड़ा वॉर रहा जिसमें सबसे अधिक लोग मरे। मतलब कि 7 करोड़ लोग इस वर्ल्ड वॉर टू में मरे थे। 5 करोड़ सिविलियंस मरे थे। सिविलियंस मतलब मेरे और आपके जैसे सिविलियंस लोग, नागरिक, देश के जो नागरिक हैं वो लोग मरे थे। इसलिए इसको टोटल वॉर कहा जाता है। वर्ल्ड वॉर टू को टोटल वॉर भी इसलिए नाम दिया गया क्योंकि इसमें नागरिक भी इन्वॉल्व थे, सिटीजन्स भी मरे थे। सोल्जर्स 2 से 2.5 करोड़ मरे थे और 5 करोड़ लगभग नागरिक भी दुनिया में, हर देश के अलग अलग मिला के सब, लेकिन 5 करोड़ आम लोग मरे थे इस वर्ल्ड वॉर टू में। वर्ल्ड वॉर टू 1 सितंबर 1939 से स्टार्ट हुआ था जब पोलैंड पे जर्मनी ने हमला किया था। तो 1 सितंबर 1939 से लेके 1945 अगस्त तक चला था ये। और कोई कोई हिस्टोरिकल ऐसे भी हैं जो 1937 सीनो जापानीज वॉर से भी वर्ल्ड वॉर टू का स्टार्टिंग मानते हैं, लेकिन 1 सितंबर 1939 से ही अगस्त 1945 तक ये वर्ल्ड वॉर टू चला है, ये आप समझ लीजिए। और आपको मैंने कैजुअलिटी बता दिया है कि 7 से 8 करोड़ लोग मरे थे, जिसमें से 5 करोड़ लगभग सिविलियंस थे। समझ पा रहे हैं आप? समझिए कि वर्ल्ड वॉर किसके किसके बीच हुआ था। तो फिर यहाँ पे 2 पार्टी आएगी, पूरा दुनिया ग्लोब पे लड़ रहा था, तो 2 अलग अलग पार्टीज बढ़ चुके, 2 अलग अलग गुट बन चुका था। तो 2 अलग अलग जो गुट था, एक गुट का नाम था अलाइंड, एक गुट का नाम था एक्सिस। अलाइंड पार्टी, एक्सिस पार्टी। अलाइंड पार्टी में कौन कौन थे जो पहले भी अलाइंड में थे? यूके, फ्रांस, यूएसए, रशिया, यूएसएसआर, चाइना भी था, ग्रीस भी था, पोलैंड भी था, ये सब उधर थे, मतलब अलाइंड में थे। और इधर आपका मतलब कि एक्सिस पावर में तो जर्मनी, जापान और इटली था, ये तीनों देश थे, ये याद रखिएगा। तो एक्सिस में और अलाइंड में बात कौन कौन से थे, आपको यहाँ पे मैप, आपको यहाँ मैप दिख रहा होगा, उस मैप में देखिए आपको समझ में आएगा। जितना भी आपको ग्रीन कलर में दिख रहा होगा वो सब का सब अलाइंड है, और जो आपको ऑरेंज जैसा सा रेड में दिख रहा होगा वो सब का सब आपको एक्सिस है। तो आपको ये मैप के बारे में समझ में आ गया पूरा दुनिया कैसे बटा हुआ था। अब समझिए कि वर्ल्ड वॉर टू हुआ क्यों था, मतलब कि इसके पीछे रीजन कुछ होगा ना, तो वो क्या था। तो रीजन इसके पीछे 2-3 रीजन थे। सबसे पहला रीजन ये समझिए कि जो रीजन वर्ल्ड वॉर 1 जब बंद हुआ तो जो वर्साइल हुआ, जो ट्रीटी साइन हुआ वर्साइल की ट्रीटी, वही सबसे बड़ा रीजन रहा वर्ल्ड वॉर 2 का। अब वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 लिंकअप कैसे है देखिए। वर्ल्ड वॉर 2 वहाँ पे जो वर्साइल ऑफ ट्रीटी हुआ था उसमें जो भी चीज़ जर्मनी के खिलाफ लिखा गया था कि आपको इतना पैसा पे करना पड़ेगा, आपका ये राष्ट्र छीन लिया जाएगा, आपको आर्मी नहीं बनाना है, आर्मी और एयरफोर्स आपको नहीं बनाना है, ये सब जर्मनी के लोग को बिल्कुल पसंद नहीं थे। उनका मूड खराब हो गया कि यार आप लोग कुछ भी हम लोग को मतलब जबरदस्ती का थोप दिया गया था। तो ये वर्साइल ऑफ ट्रीटी उनको पसंद नहीं थे। जर्मनी के लोगों के अंदर बहुत आक्रोश था। तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल एक बहुत बड़ा रीजन था वर्ल्ड वॉर 2 होने का। डिक्टेटरशिप जो था, तानाशाही जापान में, इटली में और जर्मनी में जब मतलब कि जोरों शोर से चल रहा था, इसलिए वर्ल्ड वॉर 2 का ये भी एक बहुत बड़ा रीजन रहा है। सब मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे तानाशाही चल रहा था, तो कैसे वर्साइल ऑफ ट्रीटी असर पड़ा इसका, ये सब मैं बताऊंगा। मैं आपको पॉइंट वाइज रीजन बता दे रहा हूँ। तो तानाशाही जो चल रहा था जर्मनी में हिटलर खुद तानाशाही करेंगे, अभी दिखाएंगे आपको, बताएंगे आपको। इटली में मुसोलिनी था, वो अलग ही लेवल का, और जापान में भी जापान के राजा थे, वो भी अलग लेवल के तानाशाही कर रहे थे। सबको इन सबको होड़ लगा हुआ था कि हमको ज़्यादा एरिया कब्जा कर लेना, हमको ज़्यादा एरिया कब्जा कर लेना, सब एरिया कब्जा करने में लगे हुए थे और अलग ही लेवल के लोग तानाशाही चल रहा था। तो वर्ल्ड वॉर होना ही था क्योंकि अब अलग अलग लेवल का खोपड़ी लेके हिटलर, मुसोलिनी, यूएसएसआर में स्टालिन, ये सब लोग एक इस तरह का बुद्धिजीवी लोग एक साथ आ गया था दुनिया में, धरती पे। तो वर्ल्ड वॉर तो होना ही था। नंबर 3 पे समझ लीजिए, तो लीग ऑफ नेशन जो बना था वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद, कि लीग ऑफ नेशन एक बनेगा, वो पूरा दुनिया को संभालेगा। कहीं कोई डिस्प्यूट होगा तो उसको संभालेगा, कहीं कोई झगड़ा वगड़ा होता है तो लीग ऑफ नेशन उसमें इन्वॉल्व होकर उसका समाधान निकालेगा। एक मुखिया जी टाइप का कार्यालय बनाया गया था लीग ऑफ नेशन, वो बेकार रहा, फ्लॉप रहा। मंचूरिया पे हमला करके जापान कब्जा लिया, लीग ऑफ नेशन बैठ के बस देखता रहा टुकुर टुकुर। तो ये इथोपिया पे हमला हुआ, लीग ऑफ नेशन देखते रहा। तो ये खाली लीग ऑफ नेशन नाम का बना हुआ था, इसके ये फेल रहा है, ये भी वर्ल्ड वॉर 2 का बहुत बड़ा रीजन रहा है। और सबसे बड़ा रीजन जो था वर्ल्ड वॉर 2 का, वो था राइज ऑफ नाजी पार्टी, यानी कि हिटलर चचा, श्री हिटलर चचा जब आए हैं, ये सबसे बड़ा रीजन था हिटलर का राइज। हिटलर 1933 में चांसलर बना था जर्मनी का, प्राइम मिनिस्टर टाइप का एक पोस्ट होता है चांसलर, वो हिटलर बने थे वहाँ पे। तो हिटलर का जो आगमन, हिटलर जो आए जर्मनी में चांसलर बन के, ये सबसे बड़ा रीजन था। उनका पार्टी नाम था नाजी पार्टी। तो वो सबसे बड़ा रीजन था
कि वर्ल्ड वॉर 2 होने का। हिटलर स्वयं सबसे बड़ा रीजन रहे हैं, क्योंकि हिटलर अभी सबको मारेंगे और दिखाएंगे कि कैसे 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 बदला लिया जाता है, बाप का, दादा का, सबका बदला कैसे लेगा हिटलर, आपको दिखेगा यहाँ पे अभी। तो 1933 में हिटलर आए, बड़ी बढ़िया समझिए। तो आपको मैंने अभी सब बताया कि कब कब हुआ था, क्या क्या इसमें थे, कौन कौन पार्टी इन्वॉल्व थे। अब हिटलर कैसे आए? हिटलर 1933 में जर्मनी का चांसलर बना, इलेक्शन हुआ, पूरा वोट उनको नहीं मिला था, फिर भी उनको ही बनाया गया क्योंकि सबसे अधिक परसेंटेज वोट उन्हीं को मिला था। और पूरा लोग का सिंपथी हिटलर के साथ था, कि हिटलर बड़ा एक तगड़ा वाला नस पकड़ लिया था लोग का भावनाओं को पकड़ लिया था कि हाँ कोई भी लोग खुश नहीं, सबका दिल में आक्रोश है। तो वही आक्रोश को पकड़ के हिटलर उसका फायदा उठाया और हिटलर बन गया जर्मनी का चांसलर। कि सबको दिख रहा था कि यही हिटलर है, यही कुछ करेगा हम लोग के लिए, कहीं यही अलग टाइप का सोचता है। तो हिटलर सबका फायदा उठा के हिटलर बन गया वहाँ का चांसलर। 1933 में बना है हिटलर चांसलर वहाँ का। हिटलर एक अलग ही मेंटेलिटी का था, वो ज्यूइश लोग को मतलब पसंद नहीं करता था। ज्यूइश लोग को मतलब ज्यूइश लोग होते हैं यहूदी लोग को पसंद नहीं करता था, बिल्कुल पसंद नहीं करता था। कम्युनिस्ट लोग को पसंद नहीं करता था। वो खाली पसंद करता था, या फिर वो खाली मानता था कि आर्यन जिनके जो भी हैं, आर्यंस लोग जो हैं वही सुपीरियर है, उन्हीं को जीने का हक है, बाद बाकी जो भी है सबको मारो, हनुमान, बत्तख, चील सब बना दो। तो ऐसा वाला सीन था हिटलर के साथ। तो और हिटलर जब आए तो डेमोक्रेसी खत्म कर दिया अपनी कंट्री में। तो अब डेमोक्रेसी नहीं, अब खाली हम ही चलेंगे, अब फिर से चुनाव उनाव नहीं होगा, अब हम ही चलेंगे और हम ही दिखाते हैं कैसे होगा। वर्साइल ऑफ ट्रीटी जितना चीज था सबको एक एक करके तोड़ना चालू किया। आर्मी नहीं बनाना है बोला था वर्साइल ऑफ ट्रीटी, ये आर्मी बना रहा था। एयरफोर्स नहीं रखना, एयरफोर्स बनाना चालू कर दिया। मतलब कि ये अलग ही लेवल का गुस्सा दिखा के अपना जो इनको मर्जी वो करना चालू कर दिए हिटलर जी। और ये बोले कि मेरा जो बाबूजी लोग का जमीन है, फादरलैंड, जो वहाँ पे आप लोग छीन के ले लिए थे अलाइंड पार्टी वाले लोग, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया से जर्मनी से जो जमीन छीना गया था, वो सब जमीन हम वापस लेंगे। इस पे भी ये कूद गए कि अब हम यहाँ वहाँ जहाँ जहाँ मेरा जमीन बटा हुआ है सब जगह कब्जा के छीनेंगे। तो जर्मनी में अब ये कैसे करेंगे देखिएगा। इधर एशिया में क्या हो रहा था कि जापान भी यही चीज कर रहा था। एशिया में जापान भी इसी टाइप का तानाशाही चालू कर दिया था, इसी टाइप का वो भी पागलपंथी स्टार्ट किया था कि उसको भी अब जापान में, मतलब एशिया में जापान को सबसे बड़ा भौकाल बनना था। सब भौकाल बनने का रेस में लगा हुआ था, हम भौकाल तो हम भौकाल। देखिएगा सबका भौकाल के बाद भौ हट जाए, खाली काल होगा इन लोग का, सबका काल मंडरा रहा है धीरे कैसे। जापान उधर भी अपना भौकाल बना रहा था, उधर छोटा मोटा मलेशिया, हांगकॉन्ग, फिर वो लोग को मार के अपने में मिला रहा था। चाइना का कुछ पार्ट को मार के मिला लिया था, मंचूरिया मिला ही लिया था, बताया आपको। इस करके वो भी जमीन हड़प रहा था। इधर जर्मनी का हिटलर आया था, इसका भी यही सोच था कि हमको सारा जमीन लेना है, सबका सब अपना राजपाट वापस करना है जो मेरा पहले था जर्मनी का। और उधर जापान यही काम कर रहा था। तो जापान में उधर अपना भूगोल बना रहा था, जर्मनी इधर भूगोल बना था, इटली भी उधर अपना वही काम कर रहा था। इटली एक ऐसा देश था जो वर्ल्ड वॉर 1 में अलाइंड पार्टी की तरफ से लड़ा था, सेंट्रल पार्टी के खिलाफ लड़ा था। लेकिन अब वो क्या किया कि एक्सिस पार्टी में आ गया। मतलब उस समय वो अमेरिका लोग के साथ था, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस के साथ था वर्ल्ड वॉर 1 में इटली। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में इन लोगों के खिलाफ हो गया, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के जब ट्रीटी ऑफ वर्साइल हुआ तो उसमें कुछ ज्यादा फायदा इटली को दिखा नहीं किया। हमको क्या मिला, जीत तो गए, हम जीता हुआ पार्टी में तो हम हैं, लेकिन उनको मिला कुछ नहीं। तो उसका मूड खराब हो गया, नहीं वो हम भी इधर से रहेंगे, इधर से मारेंगे तो कुछ भेटेबे करेंगे। इस चक्कर में इटली इधर आ गया था। इधर आके मतलब इटली, जापान और जर्मनी का एक गुट बना था। तो देखिए, तो अभी आपको समझ में आ गया कि रीजन का था और हिटलर किस तरह का मेंटेलिटी का था, और जापान एशिया में क्या कर रहा था। एशिया में जापान वही काम कर रहा था, जैसे कि मतलब एशिया में जापान को बनना था राजा। जैसे कि कैसे ब्रिटेन का कॉलोनी था इंडिया, ब्रिटेन का कॉलोनी और जगह पे ब्रिटेन कब्जा कर ले रहा था, वैसे ही जापान को इधर एशिया में करना था कि यूरोप में तो ब्रिटेन कर रहा है, जर्मनी कर रहा है, एशिया में हम करेंगे, एशिया का राजा हम कहलाना चाहते हैं। जापान को एशिया का राजा बनना था। इधर जापान अपना काम कर रहा था, इटली को भी यही काम कर रहा था, उसको भी यूरोप में हर जगह अपना जमीन, उसको भी जमीन कब्जा करके उसको भी राजा बनना था। सब कोई कब्जा खेल रहा था, जमीन कब्जा, वो जमीन कब्जा। ये तीनों का तीनों आपको बताया ना, हम 3 देश, जापान, इटली और जर्मनी, तीनों का तीनों डिक्टेटर देश, तानाशाह देश बन गए थे। अभी लोग अपना अगल बगल का जमीन को मार के छीन ले रहा था, इस तरह काम कर रहा था। अब जर्मनी का किया, हिटलर का किया, सबसे पहले स्टार्ट किया 1938 आते आते 36 आते आते वो कुछ जगह जो उसका पहले से था, बोला ऑस्ट्रिया तो हमारा ही जगह था, हमको दे दीजिए, मार के ऑस्ट्रिया छीन लिया। चेकोस्लोवाकिया ले लिया, वो बोला हमारी जगह था, दे दीजिए। तो वो भी वहां से हमारे आक्रमण किया, आक्रमण करके चेकोस्लोवाकिया भी ले लिया। तो अब मतलब कि कर क्या रहा था कि अपना जो आसपास का जमीन उसको लेना झेलना चालू कर रहा था। और ये सब जब ले रहा था तो आप बोलिएगा लीग ऑफ नेशन क्या कर रहा था। अभी आपको मैंने बताया लीग ऑफ नेशन का
फेल्यूर क्या था, चुपचाप बैठ के देख रहा था। लीग ऑफ नेशन सोचा कि छोटा मोटा जमीन ले रहा है, इसमें अगर इसमें इसको टोकेंगे बोलेंगे तो मार चालू हो जाएगा, और छोटा मोटा जमीन के चलते मार करवाए, मार काट करवाए, वर्ल्ड वॉर 2-3 हो जाएगा मुठ का, तो थोड़ी शांत रहते हैं, हिटलर चुप हो जाएगा, थोड़ा मोटा जमीन में लेकर शांत हो जाएगा। लेकिन इन लोग को पता नहीं था कि हिटलर का पेट एकदम नाद हो गया है, वो बड़का सोच ले लेकर सब खा जाएंगे। वो सब कुछ पूरा यूरोप का चक्कर में था, पूरे देश पूरे दुनिया का चक्कर में था। वो खाली चेकोस्लोवाकिया लेकर शांत नहीं हुआ। अब वो क्या किया, चेकोस्लोवाकिया के बाद धीरे से बढ़ गया और आगे उसको चक्कर आ गया पोलैंड, उनको पोलैंड चाहिए। तो 1939 में वो पोलैंड पे सोचा कि हमला करेंगे। तो पोलैंड का तो भाई पोलैंड तो लाइन पार्टी में था, पोलैंड को यूके और फ्रांस दोनों बोला लो कि देखो हम तुम्हारे साथ हैं, टेंशन मत लो, तुमको ही पीटेगा तो हम ये लोग इसको ठंडा देंगे। तो लेकिन उसको कहाँ डर था इटली को, इटली बोल रहे हैं जर्मनी को, हिटलर को, उसको तो मालूम था कि हमको तो सब चाहिए, पोलैंड का ये लोग हेल्प करने आ रहा, फ्रांस और यूके, ये लोग को भी चाहिए, हमको हेल्प करेगा, ये लोग अपना मदद करेगा कैसे। मतलब बहुत ज्यादा मतलब कि सनकी टाइप हिटलर हो गया था। बोला जाता ना कि किसी को इतना मत डराओ कि फिर उसका अंदर का दिल का डर ही खत्म हो जाए। उसको कोई चीज का डर नहीं था, उसको मरने का डर नहीं था, वो निकल गया था एकदम बांध कफन सर पे, चले हैं मातु सलाम खेलने, वैसा वाला कहानी था। वो चल दिया था कि अब हमको चाहिए ही तो चाहिए। तो पोलैंड पे हमला करने का सोच लिया, लेकिन देखा कि अगर हम हमला करते हैं डायरेक्टली तो फिर दिमाग क्या लगाया हिटलर कि फ्रांस और ब्रिटेन तो पोलैंड का साथ देने वाला, उसको मालूम था। वो अब क्या किया, देखिए आपको यहाँ पे मैप दिख रहा है, देखिए पोलैंड दिख रहा है, हाँ, तो पोलैंड का उधर जर्मनी दिख रहा है, पोलैंड का इधर आपको यूएसएसआर दिख रहा होगा। जर्मनी का दिमाग लगाया, दोस्ती कर लिया। अब बोला कि हम दोनों के बीच में कभी मारपीट नहीं होना चाहिए। आपको दिख रहा है यहाँ समझौता दिख रहा है, लेकिन दिखा समझौता, इस समझौता जर्मनी और रशिया के बीच में हो गया, यूएसएसआर के बीच में हो गया, हम लोग कभी मार नहीं करेंगे, हम लोग मार नहीं करेंगे। और चुपके से बतिया लिया हिटलरवा कान में जाके उसका, यूएसएसआर वाला का, कि हम लोग मार तो नहीं करेंगे, लेकिन करना कुछ ही है कि पोलैंड को मार देना है। अब पोलैंड को आधा हम रख लेंगे, आधा तुम रख लेना, भाई दोनों आदमी आधा बांट लिया जाए पीट के इसको। हिटलर बोला ठीक है। और उस टाइम तो होड़ लगा था, हमारा जमीन चाहिए, हम आपको बताया ही, जमीन कब्जा खेल रहा था सब कोई। यूएसएसआर बोला कि चलो आधा जमीन पोलैंड का मेरा हो जाएगा, यही काम करेंगे। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी अटैक कर दिया पोलैंड पे, इधर से यूएसएसआर भी हमला कर दिया पोलैंड पे। अब जैसे हमला किया उधर से ब्रिटेन और फ्रांस भी हमला कर दिया जर्मनी पे। अब जैसे यही पे वॉर डिक्लेयर हो गया, जर्मनी डिक्लेयर कर दिया और उस पर अटैक हुआ, वॉर डिक्लेयर हो गया, वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया। तो 1939 को 1 सितंबर को पोलैंड पे जब जर्मनी हमला किया, और उसके बाद हमला करने के बाद इधर से यूएसएसआर ने पोलैंड पे हमला किया, इसको आधा आधा बांट देने के लिए। तो फ्रांस और यूके भी जर्मनी पे हमला कर दिया कि आप लोग पोलैंड पे हमला क्यों कर रहे हैं, और यही से वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ। और वो आपको यूं बचाने आया, वो पूरा फुल फॉर्म में था, पूरा वो रिवाइटल अचानक खा के आया था हिटलर। वो 1 महीना लगा, पोलैंड पूरा खत्म कर दिया, पोलैंड को मार दिया, लोग आधा आधा पोलैंड बांट लिया, यूएसएसआर आधा ले लिया, आधा जर्मनी ले लिया, पोलैंड का कहानी खत्म। पोलैंड के बाद बोला अब के तेज बन रहा था, 6 महीना से इंतजार किया, तो फिर रिवाइटल अचानक खाया हिटलर। फिर अब के तेज बन रहा था फ्रांस, अब फ्रांस चाहिए, और फ्रांस की तरफ मुड़ा। तो सोचा कि फ्रांस की तरफ जाने से पहले तो उसको लगा कि फ्रांस के पास जाने से पहले थोड़ा प्लान बना लीजिएगा, फ्रांस बहुत डेंजर है, बहुत बड़ा कंट्री है, इसको हथियाने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो वो क्या किया कि एगो तरीका अपना 1940 में उसको फ्रांस लेना था। 1939 में तो वर्ल्ड वॉर चालू किया वो, और कुछ 1940 में क्या किया वो, ब्लिट्जक्रीग नाम का तरीका अपनाया। उसमें क्या होता था ना कि प्लेन से बॉम्बिंग करेगा, उड़ाते जाएगा आगे का, नीचे सैनिक लोग बढ़ते जाएगा, ऊपर से बॉम्बिंग करेगा, नीचे सैनिक लोग बढ़ते जाएगा, नीचे वो मारते जाएगा, ऊपर मारते जाएगा। अब मारते मारते 100-200 किलोमीटर आगे आदमी बढ़ जाएगा, एक दिन में 100 किलोमीटर बढ़ रहा है। ये वाला तरीका अपना के वो नॉर्वे के रास्ते घुस गया, नॉर्वे को, डेनमार्क को, बेल्जियम को, नीदरलैंड को मारते हुए आ गया। समझ पा रहे हैं, मतलब कि 4 महीने में 4 देश को हरा दिया हिटलर, 4 महीने में 4 देश को हरा दिया। कौन कौन सा देश को हरा दिया, तो नॉर्वे को हराया, डेनमार्क को हराया, बेल्जियम को हराया और नीदरलैंड को हराया। चारों को हराते हराते फ्रांस के पास पहुंच गया। पूरा देश टेंशन में, पूरा दुनिया टेंशन में कि यार ये तो अलग लेवल का मार कर रहा है, अलग तरीके से मार कर रहा है, कुछ ही खाया है भाई। तो फिर उधर से और फ्रांस पे हमला किया ही 10 जून को डिक्लेयर किया फ्रांस पे कि अब फ्रांस पे हमला करेंगे। 10 जून को डिक्लेयर किया और 14 जून को फ्रांस हार गया, सरेंडर कर दिया। 14 जून को फ्रांस हार गया, मतलब 4 दिन में फ्रांस सरेंडर कर दिया। पूरा दुनिया टेंशन में, पूरा दुनिया बर्फ मतलब समझ रहे ना, ठंडा हो गया पूरा दुनिया के। बाप रे बाप, ये कहाँ से आया हिटलर। 4 दिन में फ्रांस को हरा दिया, 4 महीना में 4 को देश हरा दिया। हिटलर पूरा जोरों शोर से अपना पीक पे चल रहा था, उसका दिन गर्दिश में चल रहे थे।
पूरा यूरोप पे राज उसका छा गया। खाली ब्रिटेन को छोड़ के पूरा यूरोप उसका राज छा गया और पूरा यूरोप का बादशाह बन गया हिटलर। सबको हरा दिया। और वही फ्रांस को हरा के वहीं पे जहाँ पे ट्रीटी ऑफ वर्साइल हुआ था, जो ट्रेन का बोगिया में, देखिए वही ट्रेन का बोगिया में बैठ के फिर से जहाँ पे उस समय जर्मनी का हारा हुआ आदमी बैठा था वहाँ पे, और वहाँ पे फ्रांस का हारा हुआ आदमी को बैठाया और अपने बैठा जीता वाला सीट पे और ट्रीटी किया, मतलब कि समझौता किया फ्रांस के साथ, फ्रांस को हराने के बाद। और वो ट्रेन का बोगिया को अपना जर्मनी भेज दिया कि जाओ जर्मनी में, जाओ तरफ गोल गोल घुमाओ और लोग को दिखाओ कि हम फ्रांस में जीत के आए हैं, हमने अपना बदला ले लिया। इस लेवल का पागल था ये। सोचिए कितना प्राउड का मोमेंट कराया हिटलर अपने देश के लिए। पूरा जर्मनी में वो ट्रेन का बॉगी घूमा जिसमें बैठ के ट्रीटी ऑफ वर्साइल हुआ था। जर्मनी के लिए काला कानून लिखाया था। वो वाला बोगिया को भिजवा दिया जर्मनी में, गोल गोल घुमाया पूरा जर्मनी में बोगिया को। इस लेवल का ये काम किया हिटलर। अब फिर उसके बाद फ्रांस को फ्रांस को हरा देने का, फ्रांस को अपने में कर लेने के बाद अब इसका नेक्स्ट टारगेट था ब्रिटेन का, कि लास्ट को ब्रिटेन बचा हुआ था। अब ब्रिटेन को हराना था, तो ब्रिटेन को हराने के लिए स्टार्ट किया द ब्लिट्स। द ब्लिट्स का मतलब हुआ ब्रिटेन को मारने के लिए एक बॉम्बिंग चालू किया। ब्रिटेन के ऊपर बॉम्बिंग देखिए, ब्रिटेन के ऊपर अपना प्लेन से बॉम्ब गिराने लगा। ब्रिटेन का एयरफोर्स भी बहुत मजबूत था, ब्रिटेन तो डेवलप कंट्री था ही। ब्रिटेन भी इसका सामना कर रहा था, दोनों में मार हो रहा है दोनों में। लेकिन ब्लिट्स का मतलब होता है खाली एयरफोर्स का मार हो रहा था, मतलब दुनिया का सबसे पहला खाली एयरफोर्स का इतना बड़ा मार, खाली ऊपर में प्लेन लड़ रहा, नीचे सैनिक नहीं लड़ रहे थे। ये रसिया और ब्रिटेन और जर्मनी के बीच हो रहा था द ब्लिट्स। इसमें खाली एयरफोर्स लड़ रहा था। ये कुछ दिन तक चला, लेकिन हिटलर को समझ में आ गया कि यहाँ पे कोई फायदा डाल निकलने वाला है, ये ऐसे ही चलते रहेगा। यहाँ पे हिटलर को समझ लगा था लॉस हो रहा है। हिटलर इस लड़ाई को ऐसे ही चलने दिया और ध्यान उधर नहीं दिया। और हिटलर का सोचा अब कि अब हमको ब्रिटेन को तो हराना है, थोड़ा और पावर लगेगा। अब वो हम गोतियाई बनाते हैं, नया गोतियाई। सब पागल एक हो जाते हैं लोग। पागल कौन एक हो गया? तो हिटलर, मुसोलिनी और जापान का वो राजा, तीनों एक पैक्ट बना लिया, ट्रिपैक्ट बना लिया, समझे? तो ई का किया हिटलर, मुसोलिनी इटली से भी और जापान से भी, मतलब जर्मनी इटली जापान का यहाँ पे एक्सिस बन गया। पहली बार ऑफिशियली जर्मनी इटली और जापान का 1940 में ये लोग का एक ट्रीटी बन गया। ये तीनों गोतिया बन गया लोग, आज से हम तीनों एक तीसरे के साथ रहेंगे, ऐसा ये लोग वादा कर लिया, जापान इटली और जर्मनी। अब जब इन तीनों का जैसे दोस्ती हुआ ना, तो तीनों का बुद्धिया भ्रष्ट हो गया, तीनों पगला गया। तीनों को बुझा गया बाप रे हम लोग तीनों एक साथ, तीनों पागल एक साथ, ये लोग बड़का महा पागल क्यूब हो गया लोग ना, 1 2 3 क्यूब हो गया लोग। अभी लोग पगला गया है। पगलाने के चक्कर में क्या किया है, जर्मनी पगलाने के चक्कर में सोचा कि अब चलो USSR को मारेंगे, मतलब कि रसिया को मारेंगे। ब्रिटेन से लड़ ही रहा था, एरोप्लेन खेल रहा था, वहाँ कोई फायदा मिला नहीं इसको। ये सोचा कि अब जो जमीनों हम लोग, देखिए यहाँ पे लिखिए, जो जमीनों हम लोग मार के रसिया और जर्मनी जो पोलैंड का जमीन लिया था आधा का जमीनों जो हमको मिला है, आधा का USSR को मिला है, वो आधा का हमको चाहिए। मतलब रसिया वाला जो जमीन दिए हैं हम पोलैंड वाला, रसिया को जो जमीन दिए हैं पोलैंड वाला, वो पोलैंड वाला जमीनों हम लोग को चाहिए। जर्मनी बोला वो वाला भी चाहिए हमको, आधा काहे रखेंगे, पूरा चाहिए पोलैंड हमको। तो चल दिया हमला करने USSR पे, और उसको भी ठोकने लगा। बुद्धिया भ्रष्ट हो गया है। जब काल मनुन पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है, इसका बुद्धि मर गया। इस सोचा कि चलो अब उसको भी ठोक देंगे। इधर ही पकड़े किया तो उधर भी एगो उड़ता तीर ले लिया जापान एशिया में क्या किया कि लगा उसको तो पैक्ट हो गया साइन, तीनों कंट्री मिल गए, जापान इटली और जर्मनी। और जो इसको बना एक्सिस पावर, तो जो अलाइंड पावर का कंट्री का उधर कॉलोनी था, उस सबको जापान हथियाने लगा, वो एक्सिस पावर का हो गया वो। तो ब्रिटेन का जो भी वहाँ पे कॉलोनी था, ब्रिटेन का कॉलोनी इंडिया भी था, ब्रिटेन का जो भी कॉलोनी था, और भी जो वहाँ पे छोटा मोटा आइलैंड था, उस सब पे जापान अब हमला करने लगा, जिसमें हांगकांग, वियतनाम, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, सब पे ही हमला करने लगा जापान। ये भी पगला गया, और उधर जर्मनी पगला गया, जाके USSR से मार कर लिया। तो इधर ही पगलाया, फिलीपींस में मार रहा। फिलीपींस तो भाई अमेरिका का आइलैंड था। अमेरिका बोला अरे भाई हमको काहे घसीट रहे हो, हम तो पूरा वर्ल्ड वार में कहीं नहीं है, हमको उंगली मत करो, हम अबो तो दिक्कत कर देबो। ये समझा नहीं, ये सोचा कि नहीं हम अपने वीर खान हो गए, हम लोग 3 गो दोस्त हो गए हैं लोग। जापान को बुझाया नहीं, ये आइलैंड सबको मारा और फिलीपींस को भी मार दिया, अपने कब्जा में कर लिया। अब अमेरिका को मजबूरी में कदम उठाना पड़ा। अमेरिका पहले क्या किया कि वार्निंग दिया जापान को, और तेल का रास्ता काट दिया। अब देखिए जापान में तेल नहीं, जापान का तेल का जो भी था सीन, वो अमेरिका का थ्रू आता था। अमेरिका जापान का तेल का रूट काट दिया, ऑयल वहाँ सप्लाई बंद करवा दिया, और सब देश को भी बोला कि जापान को तेल सप्लाई नहीं करना है।
अब जापान का मूड खराब, जापान बिना तेल का, जापान बिना तेल का दिन बिना तेल का जिएगा, वो हो गया परेशान। वो बोला, समझ गया कि वो अमेरिका जब मेरे लिए तेल बंद करा सकता है तो ये हम पे हमला भी करेगा, तो ये हमला कह रहे हैं, इससे पहले हम इस पे हमला कहे नहीं कर दें। यही सीन जर्मनी भी वहां सोचा था यूएसएसआर के लिए, उसको भी लग रहा था कि हम पे यूएसएसआर कभी भी हमला कर सकता है, भले हम लोग दोस्ती कर लिए हैं लेकिन भरोसा जर्मनी को भी नहीं था, इसीलिए वो पोलैंड वाला जमीन के लिए चल दिया था लड़ने के लिए। तो वो उधर हमला कर दिया यूएसएसआर पे, इधर हमला कर दिया पर्ल हार्बर हवाई में जो पड़ता था अमेरिका पे, जापान हमला कर दिया अमेरिका पे। ये दोनों बुड़बक वाला उड़ता तीर ले लिया अपने अपने में, समझे, उड़ता तीर समझते हैं, उड़ता तीर ले लेना, ये दोनों ले लिया उड़ता तीर। जापान ले लिया यूएसएसआर वाला तीर, जर्मनी ले लिया अमेरिका वाला तीर, ये दोनों तीर ले लिया लोग कि अब उसको उड़ा दिया, इससे मार कर लिया, उससे मार कर लिया। ये अमेरिका को कोई दूर दूर तक कंट्री से वर्ल्ड वार से मतलब नहीं था, लेकिन जबरदस्ती इसको खींच के लाया लोग कि चलिए आप भी हम लोग से लड़िए। 1942 में अमेरिका कूद गया जंग में, कि देखा कि अब तो ये मेरा पर्ल हार्बर उड़ा दिया। पर्ल हार्बर 8 दिसंबर का डेट चुना है, और पर्ल हार्बर को 1941 में पर्ल हार्बर नाम का जो जगह बहुत फेमस अटैक है, वो जापान अटैक किया अमेरिका पे 7-8 दिसंबर को 1941 में। पर्ल हार्बर बड़ा फेमस अटैक है, वो हवाई में पड़ता था, हवाई में। तो हवाई वहाँ जो अटैक हुआ उसके बाद अमेरिका का मूड खराब हो गया, और अमेरिका भी 1942 में जंग में कूद गया। 1942 में अमेरिका भी जंग में वर्ल्ड वॉर में आ गया। 1942 से 1944 तक अमेरिका लड़ा 2 साल, कहीं आइलैंड में लड़ने में बहुत दिक्कत होता है, पानी ज्यादा तो घिरा हुआ रहता है, तो आइलैंड में मार हुआ, लेकिन 2 साल लड़ा, 2 साल में मार के जापान को भी बतखे बना दिया। अब का किया, जापान का जितना भी जो भी हथियाया हुआ आइलैंड था जापान के पास, सब छीन लिया अमेरिका, अपना सारा जमीन भी वापस ले लिया अमेरिका, और जापान को ठंडा कर दिया। जापान जो ठंडा हो गया, उधर यूएसएसआर क्या कर रहा था, पोलैंड को ठेलते जर्मनी को ढकेल रहा था पीछे सैनिक उसका। जर्मनी उधर मार के मॉस्को तक पहुंच रहा था, लेकिन ठंडा का मौसम आ गया उधर, और वो ठंडा गया फिर जर्मनी का। ठंडा का मौसम जब यूएसएसआर में आता है तो हालत खराब हो जाता था सैनिक लोग का, तो वहां पे ठंडा का मौसम आके रसिया को बचा लिया, यूएसएसआर को बचा लिया, और फिर वहां पे यूएसएसआर उन लोग का सैनिक को पीछे ढकेलने लगा। उधर यूरोप में हो रहा है क्या, देख लीजिए, जर्मनी को पीछे ढकला रहा है, यूएसएसआर ढकेल रहा है। एशिया में क्या हो रहा है, अमेरिका जापान को हेडक कर रहा है, और उधर और इधर दोनों जगह कहानी यही चल रहा है। अब क्या हुआ, अमेरिका जब कूदा था ना, तो ब्रिटेन अमेरिका सभी लोग मिल गए एक साथ, अलायंड पार्टी लोग रेडी कर लिया। ये लोग सब मिल के पहले अटैक किया इटली मुसोलिनिया पे। मुसोलिनी पे अटैक करने के बाद मुसोलिनी को ये लोग आधा इटली जीत गया, और मुसोलिनी का अपना ही मंत्रीगण लोग, अपना ही उसका राजपाट का लोग उसको पकड़ के गिरफ्तार कर लिया। इतना ना वो टेंशन ही देता था सबको, उसको कोई पसंद नहीं करता था, तनाशाह था वो। तो मुसोलिनी को वही लोग अरेस्ट कर लिया, और मुसोलिनी को अरेस्ट करने के बाद इटली वहां पे हार गया, कहें कि आधा इटली जीत ही गया था, फिर मुसोलिनी अरेस्ट हो गया, उसी का मंत्री उसको अरेस्ट कर लिया, तो इटली भी उधर आ गया, इटली सरेंडर कर दिया। इटली सरेंडर किया, जापान और जर्मनी का कमर टूट गया, कहें कि एक लोग का बड़का बरियार मित्र गया भीतर। अब बचा जर्मनी, और जर्मनी को उधर से रसिया ठेलिए रहा था, रसिया जर्मनी को पोलैंड के रास्ते आगे बढ़िए रहा था, ठेलिए रहा था। अलायंड पार्टी लोग क्या किया कि पहले कूद गया लोग, फ्रांस को निकालना है, पहले फ्रांस को बचाना होगा ना, तो फ्रांस को 6 जून को 1944 में प्लान बनाया गया कि फ्रांस को बचाना है, और 6 जून 1944 को डी डे बुलाया था, याद रखिएगा, डी डे कहें कि इस टाइम सब कंट्री एक साथ मिलके, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ये सब कंट्री मिलके अपना अपना एयरफोर्स, नेवी दोनों लगाया, और एम्फीबियस लैंडिंग हुआ। एम्फीबियस लैंडिंग देखिए, एकदम फिल्म की देख रहे हैं, मतलब कि आसमान से भी, जमीन और पानी से भी, दोनों तरफ सैनिक उतर रहा है जमीन पे, और अब ये लोग सैनिक लोग जाकर मार करेगा। मतलब हेलीकॉप्टर से भी, एरोप्लेन से भी सैनिक उतारा गया, और पानी के नेवी शिप से भी, सबमरीन से भी लाया गया, और जमीन पे लाके सैनिक को छोड़ा गया, और सैनिक चलेंगे अब मार करने, और सारे देश के साथ मिलके, ब्रिटेन का, यूएसए का, कनाडा का सैनिक लोग सब एक साथ आया और चल दिया फ्रांस के कूच पे, मतलब कि फ्रांस को बचाने के लिए, समझे। इसको बुलाया था डी डे। 6 जून को 1944 में डी डे हुआ था, और इसके बाद सब कंट्री एक साथ मिलके जर्मनी पे अटैक कर रहा था। तो फिर उधर से जैसे जैसे जर्मनी मारा था, कैसे डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम, नीदरलैंड, और वैसे ही नीदरलैंड को पहले खाली करवाया, फिर बेल्जियम को खाली करवाया, फिर नॉर्वे को खाली कराया, फिर डेनमार्क को खाली करवाया। ये लोग मारते मारते, अब ये लोग इधर जो सब चढ़ा, मारते 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 नीदरलैंड के रास्ते बेल्जियम, नॉर्वे, डेनमार्क वापस आयात करवाते करवाते फ्रांस को आयात करने के लिए पहुंचा, और फ्रांस को आयात करवा लिया ये लोग। और फ्रांस को आयात कराते कराते फिर उन लोग
उस साइड से जर्मनी में घुस रहा था, और जर्मनी में घुसते घुसते जर्मनी का कैपिटल तक वो लोग पहुंच गया। इधर से जब यूएसएसआर भी मारते मारते पोलैंड के रास्ते से आगे चढ़ते चढ़ते यूएसएसआर भी पहुंच रहा था, और दोनों का दोनों उधर से अलाइंड पार्टी लोग और इधर से क्या बोलते हैं यूएसएसआर, अलाइंड पार्टी यूएसएसआर, दोनों का दोनों एक साथ मिला लोग, और वहां पे क्या बोलते हैं जर्मनी के कैपिटल पे ये लोग अपना झंडा फहरा दिया, मतलब कि जर्मनी को हरा दिया लोग। इधर से यूएसएसआर हरा रहा है, उधर से अलाइंड पार्टी आ रहा है, और दोनों के बीच में जर्मनी फंस गया और जर्मनी को भी लोग हरा दिया, मतलब जर्मनी को सरेंडर करना पड़ा। जर्मनी 29 अप्रैल को जर्मनी सरेंडर कर दिया, 29 अप्रैल को जर्मनी सरेंडर किया, और 30 अप्रैल को हिटलर अपने आप को गोली मार लिया। 29 अप्रैल को जर्मनी सरेंडर कर दिया और 30 अप्रैल को हिटलर अपने आप को गोली मार लिया, अपने वाइफ को ले आके बंकर में बंद किया और दोनों अपने आप को गोली मार लिया। तो ये काम है, जर्मनी भी ठंडा हो गया, जर्मनी भी सरेंडर कर दिया। अब खाली बचा अकेले जापान उधर फूल फार कर रहा था। जापान को मारने के लिए 1-1.5 साल 2 साल लगता और 4-5 लाख लोग और मरते। इससे बढ़िया अमेरिका का सुझाव निकाला कि एगो नया बम हम बनाए हैं, ये ला बम फेंक के देखते हैं क्या होता है। अब जाएंगे फिर सैनिक लड़ेगा लोग, हम सब फिर मेहनत करेंगे लोग, 2-3 लाख आदमी मरेगा ही, उसका भी मेरा भी। इससे बढ़िया का बम फेंक देखते हैं क्या होता है। और फिर अमेरिका 1949 में 6 अगस्त और 9 अगस्त को बम गिरा दिया अमेरिका जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे। हिरोशिमा नागासाकी पे क्यों गिराया, टोक्यो पे क्यों नहीं गिराया? टोक्यो में जापान का कैपिटल है, टोक्यो पे क्यों नहीं गिराया? क्योंकि टोक्यो पे तो पहले से बमबारिंग हो ही रहा था और टोक्यो ऐसे ही बेकार हो चुका था। तो जापान का जो भी मेन ऑपरेशन जो जहाँ से चल रहा था वो हिरोशिमा नागासाकी से चल रहा था। इन दोनों जगह पर बम गिराना जरूरी था, इसलिए टोक्यो पे नहीं गिराया। टोक्यो तो पहले से तहस नहस था, वहाँ बॉम्बिंग हो ही रहा था। हिरोशिमा नागासाकी पर 6 और 9 को गिराया, और हिरोशिमा में 1 लाख आदमी और नागासाकी में 80,000 आदमी लगभग इमीडिएटली वही टाइम बॉम्ब गिराया, वही टाइम मर गए। और उसके बाद अमेरिका को भी नहीं पता था कि इतना डेंजर बॉम्ब है जो न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया था वो, इसका इतना बड़ा प्रभाव पड़ेगा कि आज तक जापान को जापान के एटमॉस्फेयर में इसका केमिकल बॉन्डिंग, मतलब वहाँ का केमिकल बॉन्डिंग है कि इक्वेशन ही खराब हो गया बॉम्ब के चलते, इतना डेंजर बॉम्ब था कि। और हिरोशिमा नागासाकी पे बॉम्ब गिराने के बाद 15 अगस्त 1945 को जापान भी सरेंडर कर दिया कि हम लोग भी आत्मसमर्पण करते हैं, हम लोग भी हार मानते हैं। 15 अगस्त 1945 आपको याद रखना है, 15 अगस्त याद रखना, क्योंकि 15 अगस्त को देश भी आजाद हुआ था। माउंट बेटन जो हम लोग को आजाद किए थे 15 अगस्त को, वो पूरे अलाइंड पार्टी के साउथ ईस्ट जोन के नेवल कमांडर थे। याद रखिएगा, जब अलाइंड पार्टी मार कर रहा था तो माउंट बेटन ही वो आदमी था जो साउथ ईस्ट में नेवल कमांडर था। और 15 अगस्त को याद रखने के लिए, 15 अगस्त जब जापान डिक्लेयर किया था अपना हार, सरेंडर, तो वही 15 अगस्त को याद करने के लिए इंडिया को 15 अगस्त को आजादी दिया था माउंट बेटन। ये 15 अगस्त का पीछे लॉजिक है, समझे? तो ये सब ऐसे करके जापान भी सरेंडर किया, जापान भी हार गया, इटली भी उधर हार गया, जर्मनी भी हार गया, इधर जापान भी हार गया, तीनों कंट्री हार गए, तीनों कंट्री हार मान लिया। वर्ल्ड वॉर 2 ऐसे करके खत्म हो गया। अब आफ्टर मैथ देखते हैं, यानी कि वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद रिजल्ट क्या हुआ। तो दुनिया में 2 बड़ा कंट्री सामने आया, एक यूएसएसआर और एक अमेरिका। ये 2 कंट्री में कोल्ड वॉर चलने लगा, अंदर ही अंदर बहुत दोनों में हम आगे, हम सुपीरियर। तो आफ्टर मैथ यही था कि 2 कंट्री सामने आया। ब्रिटेन जैसा जो नामी कंट्री था उसका वैल्यू कम हो गया, कहीं इतना ज़्यादा युद्ध में इन्वॉल्व रहा कि उसका बहुत सारा नुकसान हुआ, ब्रिटेन को। ये ब्रिटेन थोड़ा सा उसका जो थोड़ा कम हो गया उसका वैल्यू देश दुनिया में। यूएनओ का ये हुआ, यूएनओ बनाया गया, जैसे लीग ऑफ नेशन बनाया गया था वर्ल्ड वॉर 2 रोकने के लिए, वैसे वर्ल्ड वॉर 3 रोकने के लिए यूएनओ बनाया गया। और लगभग यूएनओ आज तक सफल ही है, वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होने दिया है। यूएनओ बना, और जितने छोटे छोटे कॉलोनीज थे, मतलब इम्पेरियलिज्म खत्म हुआ लगभग, मतलब जो ब्रिटेन का या रसिया का या जर्मनी का जो अपना लोग जमीन बना के कॉलोनी रखा था नीचे में, इस सब को फ्रीडम मिलती गई। इंडिया का फ्रीडम मिला ब्रिटेन से, तो लगभग सारे कंट्रीज को, लगभग सारे कॉलोनीज को फ्रीडम मिलने का दौर चालू हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद सबको फ्रीडम मिलने लगा, इंडिया को भी मिला, और भी जो फंसे हुए थे सबको फ्रीडम मिला। यही सब आफ्टर मैच हुआ, और उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 ऐसे ही पूरा का पूरा खत्म हुआ। इसके बाद का सिचुएशन हम लोग आज तक जानते हैं कैसे चल रहा सब कुछ। तो मानव इतिहास में सबसे बड़ा युद्ध जिसमें सबसे अधिक मौतें हुई हैं ये वर्ल्ड वॉर 2 ही है, हमें ये पता होना चाहिए। तो आशा करते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, पूरा वर्ल्ड वॉर जो मैंने आपको वर्ल्ड वॉर 2 समझाया वो समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करें, आपको हम बढ़िया से वहाँ पे एनालाइज करके समझा देंगे। तो इसी के साथ फिर मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।